जब तक भाव जगत को ज्ञान का अंग मानकर स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरे की वेदना और कष्ट की समझ बनाने में एक लगातार बाधा बनी रहता। ये अगरिया समाज का सबसे निचले दर्जे का समाज माना जाता है, अछूत माना जाता है। किसान आंदोलन अपने लिए दाम मांग रहा है, तो ये समस्या आई कैसे? लोक विद्या को पहचानने का पहला बिंदु ये है कि व्यापक लोगों के हाथ में सक्रियता, पहल और निर्माण की शक्ति उनके पास जो ज्ञान है उसके बल पर लाना होती है। जो आप अभी लोक विद्या आंदोलन चला रही हैं, वो किस यानी कैसे आपके दिमाग में आया कि इसको इस नाम से चलाया जाए और लोगों के बीच कैसे पहुंचाई आप? 1995 में यहाँ बनारस में सर्व सेवा संघ में, तब हम लोग रहते थे गांधी विद्या संस्थान में, तो सर्व सेवा संघ में एक बड़ी बैठक हुई। मजदूर किसान नीति समूह के लोग कई जगहों पर थे। तब महाराष्ट्र में थे, नागपुर में थे, मुंबई में थे, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, इधर बिहार में थे, मध्य प्रदेश में थे और उत्तर भारत में तो थे ही। तो यहाँ से सब लोग आए और अगला चरण क्या होना चाहिए, मजदूर किसान नीति बंद हो चुकी थी, हम लोगों की गतिविधि का, इस पर विचार हुआ। वैश्वीकरण मुद्दे ये थे कि 1990 से दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन आ गए हैं। उसमें से 3 परिवर्तनों को उस बैठक में गिनाया गया और उस पर विस्तार से चर्चा हुई। एक तो ये कि 1990 में जो खाड़ी युद्ध हुआ ईरान, उसके बाद से अमेरिका और ने जो तरीका अपनाया, उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय इस पे स्तर पर जो परिवर्तन हुए उनको गिनाया गया और कहा कि ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। और दूसरा वैश्वीकरण, जिसके चलते शोषण का स्थान बदल गया, ये कहा गया। पहले शोषण कारखाने के मार्फत होता था, पूंजीपति वहाँ से कमाता था। वैश्वीकरण ने अब ये बाज़ार से उठाना, बाज़ार के मार्फत से शोषण होता है, इस समझ को सामने लाया। और तीसरा इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट का जो ये संबंध स्थापित हो गया, इसके चलते प्रबंधन की शिक्षा महत्वपूर्ण हो गई। और आपने महसूस किया होगा या आपके ध्यान में आया होगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते थे पहले, बहुत प्राइवेट, और ये उसमें पढ़ाई साइंस के विषयों की होती थी, फिज़िक्स वगैरह। उसके बाद से ये जो इंटरनेट जब से आ गया, तब से कंप्यूटर और इंटरनेट की, और इनके केवल इसकी नहीं, इनके मार्फत प्रबंधन की शिक्षा, प्रबंधन का ज्ञान, ये एक प्रमुख विषय बन गया। उसके पहले नहीं था। उसके पहले साइंस के विषय प्रमुख हुआ करते थे और इंजीनियरिंग और प्रक्रियाओं का ज्ञान, रासायनिक प्रक्रियाओं का वगैरह, क्योंकि उत्पादन में वही लगता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रमुख गतिविधि थी उसके पहले, और उसमें इन सब विषयों का महत्व था, तो उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन 90 के दशक में सारी ट्रेड यूनियनें ख़त्म होने लगी थी, लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इसका मतलब क्या था कि कारखाने टूट चुके हैं और प्रोडक्शन अब कारखाने में नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन को उन्होंने बिखेर दिया, लोग अपने घरों पर अपनी व्यवस्थाओं के तहत के, और ये प्रोडक्शन का जो कारखाने से निकाल दिया। हम ये मानते हैं कि एक स्तर पर इन्होंने स्वीकार किया कि लोगों के पास ज्ञान है, वो हमारे बिना भी उत्पादन कर सकते हैं। ये माना तभी दिया गया। पूरे कपड़ा उद्योग पूरा का पूरा ये हो गया उस समय। उसी तरह से तेल का, खाद्यों का वगैरह सभी का फिर वितरित हो गया, है ना। और बाज़ार प्रमुख कर दिया कि सारे लोग, जितना भी प्रोडक्शन हो, कहीं भी हो, गांव में हो, कहीं भी हो, झोपड़ी में हो, महल में हो, जहाँ हो, वो बिक्री के लिए बाज़ार में आना चाहिए। बिक्री में के लिए बाज़ार में आएगा तभी उसका हिस्सा पूंजीपति के पास जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। नहीं तो लोग अपना अपना प्रोडक्शन खा जाएंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। और
इसलिए बाज़ार को प्रमुख बनाने के लिए ये विद्याएं इस्तेमाल होना शुरू हुई। प्रबंधन इसलिए ज़रूरी हो गया कि आप दूर रहकर भी लोगों को मैनेज कर सके कि फलाने इसका ये प्रोडक्शन है, वो वहाँ से संग्रह करके यहाँ आए। तो आपने महसूस किया होगा कि 1995 के बाद 2-3 चीज़ों पर सरकारों ने बहुत ध्यान दिया। परिवहन पर, कि माल एक जगह से दूसरे जगह, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, कहीं जाम न लगे, ये सब पर बहुत खर्च किया है दुनिया भर में, कि प्रोडक्शन सब जगह का आना चाहिए, ये सुविधा सबको मिलनी चाहिए। पर केवल इतना नहीं, इंटरनेट और कंप्यूटर के मार्फत उनकी प्रक्रियाओं का मतलब वो किस तरह से उनके साथ संवाद होता रहे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कच्चा माल का प्रबंधन कैसे होगा, इसके लिए ये प्रबंधन की विद्या को प्रमुख बनाया। ये दो बातें करीब 95 से 2000 के बीच में पूरी तरह बनती चली, और हमारे देश में 2000 के बाद तो पूरी तरह से आ गई। इसके चलते इस समूह ने 1995 की जो बैठक हुई, उसके पहले हम लोग स्थानीय बाजार आयोजित कर चुके थे। उसके पहले नारी विद्या संस्थान का काम काफ़ी हो चुका था, अगरिया समाज का हो गया था। हम लोगों ने उसी दौरान किसानों के बीच में स्वदेशी विज्ञान शुरू किया। स्वदेशी विज्ञान को इस आधुनिक साइंस, इसको हम लोग साइंस कहते हैं, क्योंकि ये एक विशेष साम्राज्यवादी ज्ञान है। इसके साइंस के खिलाफ स्वदेशी विज्ञान की अवधारणा को सामने लाया, और किसानों के बीच में जो ज्ञान है उसको स्वदेशी विज्ञान कृषि कैसे हो सकती है, इस पर काम शुरू किया। तो बनारस के आसपास ही किया, और किसान आंदोलन के साथ जुड़कर किया, इसको बहस में लाया। इसी के साथ हम लोगों ने बाद में किसान पीठ यहाँ से शुरू किया, जिसका अखबार भी निकाला किसान पीठ के नाम से, और उसमें इन बहसों को स्थान दिया कि किस तरह से किसान का ज्ञान आधुनिक साइंस के से अलग है, और वो किस तरह से लोकहित में है, दूसरे पर शासन करने की दृष्टि से ये नहीं है, बल्कि किसानों को के बीच में खुशहाली का विचार लाता है, किसान समाज के बीच में, पूरे समाज में। उस समय ये हुआ, और ये सारे काम चल रहे थे तब। 1995 में ये सारे काम सामने लाए गए, और ये सोचा गया कि जब हम लोग किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, कारीगरों के बीच में काम कर रहे हैं, स्त्रियों के बीच में काम कर रहे हैं, तो एक ही बात बार बार उभर के आ रही है कि ये सारे समाज आज की व्यवस्था से बाहर बहिष्कृत किए गए हैं, तभी इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। बहिष्कृत कर रहे हैं मतलब क्या, कि किसी ने इनको बाहर किया है, ये खुद से बाहर नहीं गए हैं, किसी ने इनको ढकेल के बाहर किया है। ये ढकेल के करना मतलब यही, जो राज्य सत्ता की जो भी ताकत है, विविध उसके पास जो भी तंत्र हैं, उनके मार्फत इनको बाहर किया है। तो इस बहिष्कृत समाज, और ये व्यापक समाज है, इनके पास अपने तौर तरीके हैं, अपना इतिहास है, पूरा अपनी विरासत है। तो इस समाज को फिर से, और ये अन्याय है बहुत बड़ा, आज के समाज का सबसे मतलब आज के युग का सबसे बड़ा अन्याय यही है कि इनको बहिष्कृत किया गया आज की व्यवस्थाओं से, ये अपने से नहीं गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ लड़ना मतलब इनके हाथ में फिर से पहल की डोर कैसे आए, ऐसे विचार को विकसित करना है। ऐसे विचार को विकसित करने के लिए लगभग 90 के दशक में जो भी राजनीतिक विचारधाराएं थी, वामपंथी, दक्षिणपंथी और तमाम तरह की बीच की क्षेत्रीय राजनीति, ये सब उतार पर जा रहे थे। किसी के पास भी इसका हल नहीं था उनके वापस लाने का। एक सीमित आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, जिसकी बात बार बार की जा रही थी, लेकिन वो आरक्षण का आंदोलन इस व्यवस्था में शामिल होने की एक छोटा सा प्रयास था। वो ज़रूरी भी था क्योंकि वो बाहर थे, लेकिन उससे हल नहीं था पूरे समाज का, क्योंकि वो बार बार आपको शिक्षा के मार्फत आरक्षण देने की बात कर रहे थे। तो ये शिक्षा के मार्फत तो आने में बहुत टाइम लगता है, और लाभ भी इसलिए नहीं मिलता उस समाज को। तो उनके पास जो ज्ञान था, उसके बल पर उनकी पहल कैसे बने, इसका कोई विचार नहीं था। और उसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि प्रबंधन के ज्ञान ने साइंस के ज्ञान को ढकेल दिया था,
और एक मौका मिल गया इस ढकेलने में, लोक विद्या को प्रबंधन के ज्ञान ने अपना एक सहयोगी बनाया। आपको याद होगा, मालूम नहीं, 95 के बाद या 90 के दशक में ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, ट्रेडिशनल व्यंजन, ट्रेडिशनल हर क्षेत्र में जो परंपरागत रचना के काम थे, रचना के काम, कृतियाँ, उनका फैशन चल पड़ा। चाहे कपड़ों के डिज़ाइन में हो, चाहे वो फर्नीचर के डिज़ाइन में हो, चाहे घरों के डिज़ाइन में हो, चाहे वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में हो, संगीत में तो बहुत ही ज़्यादा आ गया। सारा सांस्कृतिक क्षेत्र लोक विद्या के महत्व पर फिर से नई नई बातों में ये सामने लाने लगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत आसान हो गया अब हम लोगों को कि साइंस का एक छत्र राज ज्ञान के क्षेत्र पर टूट गया। हमने इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा कि साइंस की स्थिति अगर टूटी है और प्रबंधन का ज्ञान या कंप्यूटर इंटरनेट में लोक विद्या को वो अपना एक सहयोगी बना रहा है, सहयोगी नहीं कहेंगे, उसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रहा है, तो ये लोक विद्या को स्थापित करने का ऐतिहासिक अवसर है। और उसके तहत इस लोक विद्या का नामकरण हुआ, क्योंकि अलग अलग तबकों के बारे में हमने लिखा कि स्त्री, सबको हम लोगों ने कारीगर विद्या, किसान विद्या, नारी विद्या ये कहा। इसी बीच और भी एक घटना हुई, वैश्वीकरण के तहत छोटे दुकानदारों पर बड़ा हमला हुआ, बड़ा दौर चला उनकी पटरियों वालों को हटाना, चाहे वो सौंदर्यीकरण के लिए हो, चाहे वो सड़क निर्माण के लिए हो, विकास के नाम पर हो, फलाना। उस समाज को हमने अपने इस लोक विद्या समाज में लिया, क्योंकि ये जो पटरी ठेले वाले और दुकानदार हैं, सेट कर लीजिए एक बार ना, बार बार हिलाइए नहीं। हाँ, हो गया, चलिए। ये जो पटरी ठेले वाले या छोटे दुकानदार हैं, ये छोटी पूंजी के पर धंधा करने के विशेषज्ञता रखते हैं। और हमारे यहाँ की जो वितरित व्यवस्थाएं रही हैं गाँव की, जिसको कहते हैं ग्राम स्वराज या जो भी आप नाम दें, उसमें छोटी व्यवस्थाएं, छोटी इकाइयाँ, इसमें छोटी पूंजी की ज़रूरत होती है, तो उसके वो विशेषज्ञ हैं और उसमें वो वितरित व्यवस्था कैसे आकार लेती है इसके दर्शन हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण तबका है नई व्यवस्थाओं को बनाने का। तो हम लोगों ने किसान, कारीगर, आदिवासी और महिलाओं के साथ छोटे दुकानदारों को भी इसी में शामिल किया और इन सब को हम लोगों ने ये कहा कि इनके ज्ञान का आधार लोक विद्या में है। और तब ये लोक विद्या नामावली भी आई, शब्दावली भी आई उसकी, और एकता का एक सूत्र मिल गया हम लोगों को कि इतने बड़े समाज को एकता के सूत्र में हम कैसे बांधेंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आपको याद होगा कि इंटरनेट में जब शुरू हुआ तो बहुत से साइट्स पर पारंपरिक विद्या के बहुत से ये हुए। वो दौर चला था जिसमें सारे एनजीओज पारंपरिक विद्याओं का संग्रह कर रहे थे, लोगों के बीच में जा के गाँव में जाते थे, आदिवासियों में जाते थे, और उनका व्यंजन, रहने का तरीका क्या है, वो क्या क्या बनाते हैं वगैरह वगैरह, और वो इंटरनेट पे डालते जा रहे थे। एक संग्रह हो रहा था वहाँ। तो लोक विद्या का संग्रह वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर की साइट्स उसकी थी, लोक विद्या की। क्यों थी? क्योंकि वैश्वीकरण के तहत इतना ज़्यादा व्यापक प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं किसी एक जगह नहीं हो रहा है। वो ये संख्या, इसका विस्तार जानना चाहते थे कि मैंने प्रबंधन का सिद्धांत क्या होगा, इसका कहाँ से इनकी कृतियों को हम बाज़ार में ला सकेंगे। और वो काम चला लगभग 2003 तक। अभी भी कुछ कुछ छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन मूल उस दौर में हुआ। और उस दौर की समझ इसलिए हमें ये बनी कि लोक विद्या का विचार
उसका एक दर्शन क्या है, इसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। ये पहचान तो हो गई कि ज़्यादातर लोगों के पास जो लोग विज्ञान है उनका अपना है, उसकी एक परंपरा रही है, लेकिन ये परंपरागत ज्ञान नहीं है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। लोक विद्या, ये फ़र्क है, पर इसलिए हम इसको परंपरागत नहीं कहते हैं, लोक विद्या कहते हैं। लोक विद्या का मतलब है कि लोक इसको सतत नवीन करता है, ज़रूरत जैसी होगी उस हिसाब से, बाज़ार में जो परिवर्तन आएंगे उसके हिसाब से, तो ये सतत एक आगे बढ़ती हुई विद्या है। ये फ़र्क है परंपरागत में। तो कोई कहता है कि जैसे जब हम लोग विद्या वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया आप तो पीछे ले जाने वाली बात कर रहे हैं, आप तो जातियों में बसे हुए ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप तो गाँवों की बात कर रहे हैं, तो ये पीछे या पुरानी परंपरागत इसको वापस लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। इसको लोक विद्या को पहचानने का पहला बिंदु ये है कि व्यापक लोगों के हाथ में सक्रियता, पहल और निर्माण की शक्ति, उनके पास जो ज्ञान है उसके बल पर लाना होती है। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, हमारे समाज में जितने भी ज्ञान आंदोलन हुए बड़े, चाहे बुद्ध से लेकर वेदों से लेकर तो अभी तक, चाहे वो संतों ने लाए हैं, ये सारे के सारे एक बुनियादी बात पर निर्भर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में सक्रियता आए, पहल आए रचना की, और निर्माण की पहल भी आए, लोगों के साथ संबंध बनाने की पहल आए, लोगों के साथ भाईचारा बनाने की पहल उनके अपने हाथ में आए। इस विचार को स्थापित किया। और लोक विद्या दर्शन ये दर्शन है जो ये ऐसी पहल को आकार देने के रास्ते खोलता है। तो ये किसी जाति में है या नहीं, ये प्रमुख है नहीं है, ये किसी धर्म तक सीमित है ऐसा भी नहीं है, ये किसी स्थान में सीमित है ये भी नहीं है, ये किसी नीति में सीमित है, किसी ग्रंथ में सीमित है ऐसा भी नहीं है, कहीं सीमित नहीं, ये सीमाहीन है, असीम है। तो लोक विद्या का विचार हमें ऐसे एक समाज को निर्माण करने का रास्ता खोल रहा है। ये आप लोगों ने जब 1995 में मीटिंग की तो बताया देश के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, और लोक विद्या जो शब्द है या जो उसका टर्म्स है वो वहाँ पे उत्पन्न हुआ और फिर उसके आधार पर काम हो। तो ये अभी कहाँ कहाँ सक्रिय, किन किन जगहों पर लोक विद्या आंदोलन चल रहा है और उसकी सक्रियता कैसी है? लोक विद्या 1995 में लोक विद्या का विचार तो बन गया, पर सबसे बड़ी फिर उसके बाद घटना ये हुई कि 1998 में हम लोगों ने यहाँ एक लोक विद्या महाधिवेशन किया। ये बहुत बड़ी घटना थी हम लोगों के लिए कि क्योंकि लोक विद्या के नाम से हुआ, इसका मतलब लोक विद्या का नाम समाज में स्वीकृत किया गया। और पहला ये राष्ट्रीय स्तर का घटना थी जिसमें लोक विद्या का विचार राष्ट्रीय पटल पर विविध जगहों से आए लगभग 1500 लोग, देश भर से आए थे 1500 लोग, 7 दिन तक उस परिसर पर डटे रहे। और उन 7 दिनों में उन्होंने लोक विद्या के हर पक्ष पर चर्चा की, वार्ता की और उसके विविध पहलुओं को जाना, अपना उसमें योगदान भी दिया, अपने अनुभवों का और अपने ज्ञान का, अपने विचारों का। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई। इसमें इस लोक विद्या महाधिवेशन में अलग अलग सत्र चले कई दिनों तक और कुछ प्रमुख सबके बीच में हुए, पर प्रमुख जो बात हुई उसमें वो ये था कि एक बड़ा किसान आंदोलन सम्मेलन हुआ, एक कारीगर सम्मेलन हुआ, एक स्त्री सम्मेलन हुआ। ये तीनों सम्मेलन आदिवासियों का नहीं हो पाया, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मल्लाह समाज ने गंगा नदी पर, गंगा वरुणा जहाँ संगम है वहाँ पर एक ये किया, सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मेधा पाटकर वगैरह आई थी और नर्मदा आंदोलन पर स्थानीय समाजों का क्या ये है, नदियों से व्यवहार का क्या तरीका है वगैरह वगैरह, इस पर शायद बात हुई।
तो ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन उसके अंदर ही आयोजित हुए। एक स्थानीय बाजार लगाया गया। एक ये भी योजना थी कि लोक विद्या के आधार पर बनारस में टाउन हॉल में एक बड़ा स्थानीय बाजार लगाया जाए। उसकी व्यवस्था की, उसकी अनुमति हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को अनुमति ठीक एक दिन पहले नहीं, उसके पहले बताया नहीं, हम मिल जाएगी, पर एक दिन पहले उन्होंने मना कर दिया। हम लोगों ने वहाँ दुकानें वगैरह सब सजा दी थी, लगाना शुरू कर दिया था। क्या कारण था? हाँ, क्या कारण था? कारण वो नहीं चाहते थे। उस समय बीजेपी की सरकार थी अटल, इसमें उत्तर प्रदेश में, और शायद केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी। वो लोग लोक विद्या विचार को सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने बहुत कोशिश की लोक विद्या महाधिवेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करने की, लेकिन हम लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, बिल्कुल आने नहीं दिया उनको। विद्या आश्रम पर शिक्षक इकट्ठा आते थे। ये ज़्यादातर हाई स्कूल पढ़े हुए होते थे। हमने उनके योग्यता पर बहुत ज़्यादा ये नहीं दिया, उनको जो आता है वो पढ़ाएं, वो इस रूप में। और वो आते थे यहाँ पर, बड़े बड़े शिविर लगाए हम लोगों ने उनकी शिक्षा के लिए। हर शनिवार को आते थे, किसी एक विषय पर हम लोग चर्चा करते थे और उनके अनुभवों को पढ़ाने के उस पर वार्ता होती। तो इस तरह से एक भाईचारा शिक्षा। 2004 के वर्ल्ड सोशल फोरम के बाद हम लोगों ने ये विद्याश्रम बनाया। 2000 तुरंत निर्णय लिया, मतलब वो जनवरी में हुआ और जून में हम लोगों ने सारनाथ में एक बैठक की कि इसकी ज़रूरत है, अब इस काम पर लगना चाहिए। और हम लोगों ने फिर सारनाथ में ये जगह खोजी और यहाँ पर विद्याश्रम की स्थापना की और यहाँ से फिर कार्यक्रम शुरू किए। लोक विद्या संवाद पत्रिका निकल ही रही थी और भाईचारा विद्यालय भी चल रहे थे हमारे साथ में। सामने एक चिंतन ढाबा खोला हम लोगों ने, जहाँ लोग, स्थानीय लोग, सारनाथ के लोग आते जाते थे, चाय पीते थे और साथ में चाय के चिंतन होता था जिसमें लोक विद्या की बात होती थी। केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर साहित्य की चर्चा भी होती थी। प्रेमचंद की कहानियाँ रोज़ पढ़ी जाती थी और कोई न कोई एक, और उस कथा पर फिर चर्चा होती थी। तो चिंतन ढाबा एक चिंतन का स्थान बन गया, जो समाज में जो ज्ञान है उसको जानने का, उसमें आपस में चर्चा करने का। और इस चिंतन ढाबा के चलते आगे बहुत सी चीज़ें हुई। फिर हम लोगों ने एक ज्ञान पंचायत का विचार लाया, अवधारणा लाई, ज्ञान आंदोलन और ज्ञान पंचायत। देखिए, ज्ञान शब्द प्रमुख बन गया जब से ये इंटरनेट और ये आ गया, और फिर नए साइंसेस आए, जैसे वो कॉग्निटिव साइंस आया, बायो ये आया, और लगभग ये इस नतीजे पर अब पहुँचे हैं हम लोग कि जब तक भाव जगत को ज्ञान का अंग मानकर स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक दूसरे की वेदना और कष्ट की समझ बनाने में एक लगातार बाधा बनी रहेगी, या बनेगी भी समझ तो वो बहुत सतही समझ बनेगी। तो ये फर्क है साइंस और लोक विद्या में। साइंस ने भाव जगत को अपने पूरे सिद्धांतों से बाहर कर दिया है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन लोक विद्या इस भाव, क्योंकि भाव का जगत का जो ज्ञान हासिल करता है मनुष्य, वो बहुत ही बड़ा है। मतलब वस्तु जगत की जो समझ है, भौतिक जगत की जो समझ है, भौतिक जगत की जो उपस्थिति है, उससे बहुत बड़ी जगह भाव जगत घेरता है और उसके मार्फत आया हुआ ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल भाव जगत का ये, या केवल, हम ये कह रहे हैं इन दोनों के आपसी संबंधों की समझ आपके ज्ञान में समाहित होनी होगी और वही लोकहित में आगे जाएगी। तब से हम लोगों ने कला पक्ष पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और अभी आप लोगों के साथ, इप्टा और प्रसन्ना जी के साथ बाद में कई कार्यक्रम इस पर किए कि कला दृष्टि किस तरह से लोक विद्या का एक भी अंग है, महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण जितना उत्पादन का है, दर्शन का है, विचार का है, कार्यक्रम का है या रचना का है। तो ये बातें आई इसमें हमारी, और इस पर आगे काम शुरू किया है हम लोगों ने, और एक दो कार्यक्रम भी किए। जैसे गांधी जी की पुण्यतिथि को हम लोगों ने कला का कार्यक्रम बना दिया
कि किस तरह से लोगों ने गांधी के विचार को समझा। गांधी जी हमेशा कहते थे चरखा एक संगीत है ना, संगीत है मतलब क्या, एक दर्शन है वो, कि किस तरह से सामान्य लोग उसकी गति को समझते हैं, उसके बल पर अपने जीवन यापन को तो करते ही हैं, साथ में उसको एक समाज संगठन का आधार बना देते हैं कि समाज संगठन कैसे होगा, उसका संचालन के तरीके क्या होंगे, उसके मूल्य क्या होंगे, ये सारी ये बातें उसके द्वारा बिछायत बनती हैं। तो इस कला पक्ष की एक समझ हम लोगों ने लोक विद्या जन आंदोलन में शामिल की है। अब ये जो दूसरी बार का उठाव हुआ है किसान आंदोलन का, और ये तो अभी आगे और चलता ही जाना है, क्योंकि ये सरकारें और इस तरह की जो राज्य सत्ताएं हैं दुनिया भर में, वो किसानों की मांगें मानने वाली नहीं हैं। किसान तो एक को अपनी एक व्यवस्था, राज्य सत्ता की कल्पना या केवल सत्ता की कल्पना या बिना सत्ता के किसी एक व्यवस्था की कल्पना करना होगा, उसके बिना उस समाज का उत्थान नहीं है। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती है, इसका हमारे सामने एक प्रमुख सवाल है आज लोक विद्या जन आंदोलन के सामने, कि ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी जिसमें कोई केंद्रीयकृत सत्ता न हो, जिसमें सत्ता इतनी वितरित और इतनी बिखरी हुई हो कि सबके पास पहल के धागे हों। इस सत्ता का प्रकार समझने के लिए हम लोगों ने समाजों की कहानियों को एकत्र करना शुरू किया है। समाजों की कहानी समाजों की ज़ुबानी। अभी तक क्या है, समाज को समाजशास्त्र के मार्फत समझा जाता है। समाजशास्त्र एक शासनकर्ताओं की विद्या है, हम ये कह रहे हैं, जिनको शासन करना है लोगों पर, उनकी विद्या है ये उसका शास्त्र है, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो समाजशास्त्र हो, दोनों ही। यही वजह है कि सारे सिद्धांत और सारे विचारक वहाँ के आते हैं। आप सोशलॉजी के किसी भी गांव के भी स्टूडेंट को पूछे तो वो किसी अंग्रेज विचारक का नाम लेगा और कहेगा कि इसका ये पढ़े हैं हम, उसने ये कहा है, जिसका कोई संबंध नहीं है उसके जीवन से। तो ये समाजशास्त्र शासक वर्ग का है कि कैसे लोगों पर शासन करना है और कैसा समाज है। लेकिन समाज अपनी समझ कुछ और रखते हैं। वो अपनी कहानी जब सुनाएंगे तो वो ये कहते हैं कि हम किस तरह से संगठन करते हैं, हम अपने विवाद कैसे सुलझाते हैं, हम एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं, समाज के बाहर हमारे संबंध किन मूल्यों पर टिके होते हैं, हमें उनके साथ सहजीवन का कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कब उनके आक्रमण का मुकाबला करना है, आक्रमण के मुकाबले की क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए, ये सब उस समाज की कहानियों से सामने आता है। और इस पर पिछले 2-3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। समाजों की कहानी समाजों की ज़ुबानी, ये समाजों के मार्फत लोगों की विद्या के विशाल भंडार को खोलती है। और केवल इतना ही नहीं, उनके परिवर्तन के रास्तों को खोलती है कि आज जो उनकी हालत है, ये भी रहस्य खोलती है कि ये आज जो उनकी हालत है वो किन किन परिस्थितियों के चलते बन गई है और हमेशा के लिए ऐसी ही थी, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप 17वीं सदी के स्थिति पर जो शोध हुए हैं इस समाज के, उस पर अगर उनको एक झलक देखी जाए तो उसमें कई लोगों ने ये स्वीकार किया है कि उस समय अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत के किसान और कारीगरों की आय दुनिया में किसी भी देश के किसान और कारीगर की आय से ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, उनका उत्पादन भी, किसान और कारीगरों का उत्पादन भी किसी भी देश के उत्पादन से बहुत ज़्यादा था। उस समय न साइंस था और न साइंस के आधारित तकनीकी का इस्तेमाल था, न रासायनिक उर्वरक थे और न मिलें थी। तो ये सब परिवर्तन 200 साल में कैसे हो गया कि वो बदहाल हो गए वो समाज। अच्छा, एक पक्ष तो ये उत्पादन का हुआ, आय का हुआ। दूसरा पक्ष है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले तक अगर आप यहाँ के राजाओं की सूची बनाएं, इतिहास में, पूरे इतिहास में राजाओं की सूची आप बना लें, तो उन राजाओं में कोई भी क्षत्रिय राजा नहीं मिलता। एक भी राजा क्षत्रिय नहीं है। लगभग सारे राजा या तो किसान जातियों के हैं या कारीगर जातियों के हैं या आदिवासी हैं।
तो फिर हम लोगों को क्यों पढ़ाया गया कि केवल क्षत्रिय जाति को राज करने का अधिकार था और ज्ञान का अधिकार केवल पंडितों के पास था, जबकि ज्ञान तो सबके पास था। और इतने प्रकार की लिपियां थीं जो सब खत्म हो गई देवनागरी लिपि आने के बाद। तो ये ऐसा होता है। तो ये झूठ जो हम लोगों को पाठ्य पुस्तकों के मार्फत या स्कूली विद्या या शोध के नाम पर किए गए अंग्रेज़ों के बाद के पुस्तकों ने बताया है, हमको भ्रमित कर दिया है। किसान और कारीगर जातियाँ, आदिवासी जातियाँ कतई पिछड़ी जातियाँ नहीं हैं। उन वे शासन करता थी। उनका शासन का प्रकार अलग था, उनका राजा का कंसेप्ट भी उनका अलग था। राजा कैसा होना चाहिए वो कोई तय नहीं करता था। गांव के अंदर क्या हो रहा है इस पर उसका इख्तियार नहीं था। गांव के लोग अपने गांव कैसा रहेगा वो गांव के लोग तय करते थे। उसमें सारे समाज मिलकर तय करते थे कि हम लोग कैसे साथ में रहेंगे, अपने उत्पादन का बंटवारे का आधार क्या होगा, जो सरप्लस होगा वो उसका क्या करेंगे, जो बगल के गांव है, बगल के ये हैं, उनसे हमारा रिश्ता किस तरह का होगा, ये वो आपस में तय करते थे। तो ये इसमें कोई राजा की दखल, हर क्षेत्र में राजा की दखल हो, जैसे कि आज है कि दिल्ली की दखल यहाँ तक होती है कि हमें पानी कहाँ का मिलेगा, है ना, हमारा घर कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे बनारस में सबको पीला पोत दिया, सब मकानों को, इसमें हमारे हक की कोई बात ही नहीं है। बिना पूछे हमसे हमारे मकान पर रंग चढ़ा दिया गया। तो ये क्या है, इस तरह से कि आपको कब्जे में लेते जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। बहुधा साम्राज्यवादी शक्तियाँ ये करती हैं कि लोगों पर शासन के तरीके ईजाद करते रहते हैं, लगातार उनको विकसित करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आधुनिक शिक्षा और आधुनिक पढ़े लिखे लोग साम्राज्य की जो अवधि होती है उसी को गिनाते हैं। जैसे अशोक का समय इसलिए गिनाते हैं क्योंकि उसका बड़ा राज्य था, अलाउद्दीन को इसलिए गिनाते हैं क्योंकि उसका बड़ा राज्य था, इसको मौर्य काल को इसलिए याद करते हैं कि उसका राज्य बड़ा था। राज्य बड़ा था मतलब क्या? आपने सामान्य जो छोटे छोटे लोग थे उन पर अधिकार किया। ये जो प्रवृत्ति है यही अमेरिका और रशिया या चीन या और बड़े ताकतों की रही है। लेकिन ये रहेगी तो फिर हम जैसे लोग तो नीचे ही रहेंगे ना। हम क्यों तारीफ करें अशोक की? हम ये कहें कि उस समय में जो विविध राजा थे, हो सकता है अलग आज के साम्राज्यवाद और उस समय के साम्राज्य की अवधारणाएं अलग अलग होंगी, हम कबूल करते हैं। लेकिन हमारे मन में प्रशंसा क्यों हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमारा अधिकार हो, हमारा शासन माना जाए? ये प्रवृत्ति ही आज की पूंजीवादी व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर रही है। तो फिर इतिहास में झांकना ज़रूरी है कि न तो हमारे क्षत्रिय थे राजा, न हमारे पंडितों को पूरे ज्ञान का विश्व का अधिकार था। तो फिर समाज कैसा था? न राजा को अधिकार था इतना, तो समाज किसी और मूल्यों के तहत और नियमों के तहत संचालित हो रहा था। उदाहरण के लिए आप अगर 17वीं सदी के राजाओं की सूची बना ले तो उसमें भी नहीं है। और यहाँ तक कि आज़ादी के समय जो रियासतें थी ज़्यादातर आदिवासी, मध्य प्रदेश की सारी रियासतें आदिवासी समाजों की हैं, लगभग राजस्थान की। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राज करने का अधिकार केवल एक जाति को था और हम बाकी लोगों को एकदम निम्न स्तर का माना जाता था? तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में कोई गलतियाँ नहीं थी या गलत नहीं था, ऐसा नहीं है। कुछ था जो अच्छा था और कुछ था जो बुरा था, जो सभी में होता है। अच्छाई और बुराई के पैमाने और प्रकार पर गहराई से विचार होना चाहिए। क्या आज का साम्राज्यवाद का तरीका उससे अधिक था, अधिक अच्छा है या बुरा है, ये जानना ज़रूरी है। अधिक कारगर है, अधिक व्यापक है, अधिक प्रभावी है, इन सारी बातों को मान के और अध्ययन करके सामने लाना होगा। तो इससे लड़ने का एक तरीका ये निकला, जिस पर अब हम काम कर रहे हैं, लोक विद्या जन आंदोलन, वो ये है, जो नई बात नहीं है, गांधी जी ने भी कही है, छोटी इकाई होना ज़रूरी है। चाहे वो उत्पादन की हो,
चाहे वो व्यवस्था किसी की हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो इसका संचालन की व्यवस्थाएं हो, सेवा की व्यवस्थाएं हो, मतलब शिक्षा और वगैरह की, इनकी छोटी इकाई होना ज़रूरी है। छोटी पूंजी का धंधा ज़रूरी है, दूर का व्यापार ज़रूरी नहीं है। दूर का व्यापार हमेशा शोषण को पैदा करेगा, बड़ी इकाई हमेशा बड़ी शोषण को के रास्तों को खोलेगी। बड़ी तकनीक हमेशा ही अधिक लोगों को पर शोषण का राज कायम करेगी। तो ये छोटी इकाई पर हम लोग केंद्रित करना चाह रहे हैं। लोक विद्या वैसे भी, और जब तक आप छोटी इकाई नहीं करेंगे तब तक सभी के ज्ञान को उसमें स्थान देना संभव नहीं होगा। जैसे ही बड़ी इकाई होती है, नीचे वाले लोग या कम संख्या वाले या कम इस्तेमाल होने वाली विद्याओं को काट दिया जाता है, वो चली जाती है। तो इस पर हम लोग फिलहाल लोक विद्या जन आंदोलन ये काम कर रहा है कि समाज को एक जगह से, दिल्ली से शासित होना शोषण का आधार है, और इसका विकल्प यही है कि वितरित व्यवस्थाओं की कल्पना की जाए, उस पर बात की जाए, और वितरित व्यवस्थाओं को कैसे चलाना है इसका एक स्पष्ट परंपरा चली आ रही है अपने यहाँ, वो है संत परंपरा। उसमें उसका दर्शन है कि वितरित व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, इसकी झलक संत परंपरा में प्रत्यक्ष मिलती है। उसके मूल्य भी मिलते हैं, उसका दर्शन भी मिलता है। उसको आप अगर आज के समय के अनुरूप उसका एक इंटरप्रिटेशन तैयार करें कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण रास्ता होगा न्याय, सत्य और भाईचारा को स्थापित करने का। ये किस तरीके से संचालित हो रही है? अभी आपने जो बताया हाँ कि आप ये काम कर रही हैं, लेकिन आपकी बनारस में या हमारे बनारस में लोकल स्तर पर ये किस तरीके से चल रही है? लोक विद्या जन आंदोलन के ये जो हिस्से हमने प्रमुख बताए, उसमें बहुत से लोग यहाँ के शामिल रहे हैं। जैसे अगरिया विद्या के बारे में जानकारी में हमारे साथ विनोद चौबे और मोहम्मद अली लगातार साथ रहे और लगातार उन क्षेत्रों में घूमे, नई नई जानकारियाँ निकाली। कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, जैसे अरुण मिश्रा नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने रिपोर्ट वगैरह बनाई, BHU से पढ़े छात्र थे, वो बाद में चले गए। लेकिन ये 2 लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और वहाँ के अनुभवों को आपको कभी समय मिले तो बता भी सकते हैं। ये नारी विद्या संस्थान के साथ प्रेमलता जी पहले से जुड़ी रही, वो हमारे साथ अभी भी हैं, और करीब 30-35 महिलाएं ऐसी थी, क्योंकि हम लोगों ने करीब 25 एक सिलाई केंद्र खोले थे, इस दृष्टि से कि हर सिलाई केंद्र को शहर के स्कूलों के यूनिफॉर्म के सिलाई करने का ठेका मिलना चाहिए। ये मांग थी हमारी। ये उस क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के यूनिफॉर्म उस क्षेत्र में जो सिलाई स्कूल हैं उनको दिए जाए, ये मांग करके हम लोगों ने रखा था उसमें। तो ऐसे 25 एक थे, और करीब ये महिलाएं सिलाई स्कूल भी चलाती थी और जगह जगह ये ज्ञान, महिलाओं के पास जो ज्ञान है उसको एकत्र करती थी। तो प्रेमलता जी उस समय मंत्री थी उसके पहले एक शहनाज करके थी, वो मंत्री थी, वो काफ़ी साल तक हमारे साथ थी। अब आजकल वो इलाहाबाद में है। इसी के साथ स्थानीय बाजार आंदोलन जब शुरू हुआ तो हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद आए, उसके साथ 2-4 और भी छात्र आए साथ में। लक्ष्मण प्रसाद जी अभी तक हमारे साथ हैं, कुछ लोग छोड़ गए। और हमारी देखिए ये पूरी जो शुरू से जो कार्यक्रम लिए गए और विचार किए गए, इसमें हम लोगों ने कभी भी कहीं से फंड नहीं लिए, तो पैसे की कमी हमेशा रही। ये NGO नहीं था, और ये सब लोग, हम लोग अपने ही जो कमाए नौकरी से आते हैं पैसे, उसमें से शेयर करके हम लोग चलाते थे। समूह बड़ा था क्योंकि पूरे देश में बिखरा हुआ था, तो हो जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो बहुत सी गतिविधियाँ चलती रहे, ऐसा कभी नहीं होता था। तो आपका लोक विद्या जन आंदोलन है, ये लोगों के लिए है जो मेहनत कश हैं, जिनके पास अपना ज्ञान है, जो अपने ज्ञान से रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग आपसे जुड़े, और अभी की जनरेशन जो है वो कितने लोग आपके पास आए? देखिए, ये जो लोक विद्या जन आंदोलन है, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये एक ज्ञान आंदोलन है, और ज्ञान आंदोलन एक बौद्धिक सत्याग्रह की मांग कर रहा है, और वो करता है। वो
हम कोई राजनीतिक दल नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े भी नहीं कभी। किसान आंदोलन ने लगभग हम लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसमें समाज के व्यापक समुदायों को किस तरह के एक नई राजनीति की ज़रूरत है, इसको सामने लाया। एकदम मतलब दिमाग ही हम लोगों के एकदम खुल गए, क्योंकि दो बातें महत्वपूर्ण सामने आई किसान आंदोलन ने, दो विचार हम लोगों को दिए जो बाद में हमने लोक विद्या आंदोलन में समाहित किए। एक तो किसान आंदोलन का और राजनीतिकता का विचार, और दूसरा उन्होंने कहा कि गांव का शोषण या ग्रामीण समाज का, इसे भी कहें ग्रामीण समाज का, कस्बाई समाज का शोषण उनके अंदर नहीं, अंदर वाले नहीं कर रहे हैं, इसका शोषण बाहर से हो रहा है, बाहर से नियंत्रित हो रहा है ये सारा। ये दो विचार से पूरी ये बदल गई समझ समाज की। बाद में ये समझ में आया कि शायद गांधी के विचार में यही बात है, क्योंकि देखिए एक जगह हम लोग बार बार सोचते रहे कि शोषण के जो तरीके हैं, पॉलिसीज़ जो अपनाई जाती है, वो तो समाज में चर्चा के लिए बहुत कम आती हैं। पढ़े लिखे समाजों के सामने तो बहुत ही कम आती हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि पढ़े लिखे लोग अगर किसी समस्या पर विचार करें तो पहले पॉलिसीज़ को सामने लाए, किस पॉलिसी के तहत ये समस्या पैदा हुई, ये सवाल ही गायब है पूरी बहस में से। अगर किसान आंदोलन अपने लिए दाम मांग रहा है तो ये समस्या आई कैसे, किस वजह से आ रही, किस पॉलिसी के चलते आ रही है, ये इसके बारे में पढ़े लिखे समाज ने पूरा मौन रखा। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि जब छोटे से छोटा किसान भी ये कह पाता है कि हमारी फसल का दाम ये होना चाहिए, तो इस बात को समझने में दिक्कत कहाँ आ रही है। पढ़ा लिखा समाज इतनी आसानी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों जो संसाधन है, कच्चा माल है, वो कारीगर को क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि बड़ी कंपनियों को आराम से पूरे जंगल के जंगल आप दे रहे हैं। ये क्या मतलब, इन पॉलिसीज़ को क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है। 1998 में हम लोगों ने इसलिए लोक विद्या महाधिवेशन ने एक बड़ा स्तरीय सम्मेलन किया, और इस पूरे विचार को हम लोगों ने कई कोणों से स्थापित किया। नारी हस्तकला उद्योग समिति ने एक प्रमुख और काम किया, वो दौर पूरा वैश्वीकरण का दौर था। वैश्वीकरण की नीतियाँ धीरे धीरे बन रही थी और 2005 में फिर सब जगह लागू होने वाली थी। तो वैश्वीकरण के इस दौर में हम लोगों ने ये आग्रह किया कि स्त्री आंदोलन की प्रमुख गतिविधि स्थानीय बाज़ारों के निर्माण में है, और स्थानीय बाज़ारों का प्रमुख काम ये है कि उस बाज़ार में हर स्त्री को या तो भोजन के व्यंजन बनाने का काम होना चाहिए स्त्री के पास, या फिर कपड़े सिलने के। इन दोनों उद्योगों से आराम से हर महिला को रोज़गार मिल सकता है। इसको बराबर पेश किया, और इसके हम लोगों ने बनारस में करीब 7-8 जगह पर स्थानीय बाज़ार लगाए। वहाँ जहाँ लगाते थे बाज़ार, उसके आसपास की महिलाओं से कपड़ा और भोजन के व्यंजन बनवा कर उसको बिक्री के लिए रखे जाते थे, और इन बाज़ारों में लगातार भाषण होते थे स्त्रियों के कि ये क्यों किया जा रहा है, और इससे भविष्य में स्त्री आंदोलन, किस तरह के स्त्री आंदोलन का उठाव किया जा सकता है, इस बात को बाकायदा वैचारिक और कार्यक्रम के मार्फत सामने लाते रहे हम लोग। एक सवाल है मेरे मन में कि आपने बोला कि जब आधुनिक मशीनें आई तो उन मशीनों को ये कह के कि उनका समय बचेगा, विस्थापित हो गए उनके काम, लेकिन उनको सुविधा भी मिली। जैसे खेती किसानी का काम, उसमें मशीनें आ गई, या घर के काम जो होते हैं उसके लिए भी मशीनें आ गई। तो ये आप कैसे मैंने कह सकती हैं कि वो एक उनके काम को आराम देने के लिए मशीनें बनाई गई, या मशीनों का उपयोग वो कर रहे हैं, चाहे खेती किसानी काम हो चाहे ये हो। तो ये आप जो कह रही हैं कि भाई वो उससे विस्थापित हो गई, उनका काम छूट गया, ये कैसे समझ आएगा? देखिए, इसको देखने की एक दृष्टि पहले हासिल की। आराम का जो विचार है, वो आराम आप
आर्थिक शोषण की कीमत पर हासिल कर रहे हैं, या आपको सच में आराम की ज़रूरत है और सद्वृत्ति से आपको मिल रहा है। आराम आप अपना खुद तय करते हैं, दूसरा नहीं तय करता। एक तो आपको किस चीज़ से आराम होगा ये आप खुद तय करते हैं। कोई अगर देता है, मतलब जैसे इन्होंने मशीन ला कर दी इस तर्क से कि भी आपको आराम मिलेगा, वो मशीन आपके घर से संपत्ति उठाकर भी तो ले जा रही है, इसे कौन देखेगा? आपका आराम उनकी कमाई का साधन है, और वो आराम वास्तव में आराम है ही नहीं, क्योंकि आपके घर से जो समृद्धि वो लूट कर ले जा रहा है सामाजिक स्तर पर, उससे आपके बेटों की, आपके भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अगरिया समाज के बीच में विस्तृत काम हुआ और लोक विद्या महाधिवेशन में उसको प्रस्तुत भी किया। उनका जो परंपरागत पेशा है उसकी तो एक बात विस्तार से हुई, लेकिन प्रमुख बात ये थी कि उससे ज्ञान के एक अलग प्रकार से, उसके सिद्धांतों से, उनके प्रक्रियाओं से और उस समाज के बीच में उसकी स्थापना की नए आयाम खुल गए एकदम। ये अगरिया समाज का सबसे निचले दर्जे का समाज माना जाता है, अछूत माना जाता है, रहा है, लेकिन उसके पास इस देश की, इस भूभाग की सर्वश्रेष्ठ तकनीक रही है और लोहा बनाने की प्रक्रिया में ये अग्रणी रहा है। इसके शायद कई तरह की जातियां होंगी अलग अलग प्रदेश। अपने यहाँ अगरिया है, हो सकता है राजस्थान में कुछ अलग नाम हो सकता है महाराष्ट्र में कुछ अलग नाम हो, पर ये बिखरी हुई रही हैं। और इनकी विशेषता ये रही है कि ये जिस मिट्टी में, जिस अयस्क में कम प्रतिशत लोहा होता है उससे वो निकालना जानता है, और ये आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के बस की बात नहीं है।